गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग आज पढ़ने चल रहे हैं न्यूटन्स बस थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आप जानते हैं कि हम लोग फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पढ़ चुके हैं। थर्ड लॉ है क्या? थर्ड लॉ को कह सकते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। मीन्स किसी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे इस ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स अप्लाई, जितना फोर्स इस पे हम अप्लाई करेंगे उतना ये क्या करेगा, मेरे ऊपर भी करेगा। तो एक्शन एंड रिएक्शन, ये दोनों एक्शन एंड रिएक्शन करते हैं। आइए इसको देखते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर आर एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? टू every action there is an equal and opposite reaction। किसी ऑब्जेक्ट पे जैसे हम इस पे अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो जितना हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे उतने ही ये ऑब्जेक्ट मेरे पे भी करेगा। हम एक्शन करेंगे, ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। जैसे आप लोग देखते हैं कि आप लोग कहाँ टेबल पे बैठे हैं, ब्रेंच पे बैठे हैं, तो आप लोग जब ब्रेंच पे बैठे हैं तो जितना फोर्स आप लोग टेबल पे दे रहे हैं, टेबल भी उतना ही फोर्स आप लोग को भी दे रहा है। अगर आप लोग का फोर्स टेबल के फोर्स से ज्यादा होगा तो कहां आप टेबल ब्रेक हो जाएगा, आप लोग कहां चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। अगर आप लोग का फोर्स टेबल के फोर्स से बहुत कम होगा तो आप इमेजिन कीजिए कि आप हवा में उड़ने लगेंगे। तो एक्शन एंड रिएक्शन, जो आपका to every action there is an equal and opposite reaction। to every action there is an equal and opposite reaction is called third law of motion। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपका है, लिखे हैं यहाँ पे हम, when a player kicks a football, the football moves forward and the फुट ऑफ द प्लेयर मूव्स बैकवर्ड। आप देखते हैं कि जैसे आप ग्राउंड में जाते हैं, फुटबॉल लेकर के आप किक मारते हैं, उस पे किक किसे मारते हैं, पैर से। किक किसे मारते हैं, पैर से। जब फुटबॉल पे किक मारते हैं तो जैसे किक मारते हैं फुटबॉल क्या होता है, पैर से जब किक मारेंगे आप देखेंगे फुटबॉल को जैसे ही किक मारेंगे तो जितने वेलोसिटी से आप उस पर किक मारते हैं, किस पे, फुटबॉल पे, क्या आपका पैर पीछे जाता है या आगे बढ़ता है, पीछे जाता है। तो यही कंडीशन यहाँ पे कही जा रही है कि व्हेन अ प्लेयर, जैसे प्लेयर किक्स अ फुटबॉल को किक्स करता है, द फुटबॉल मूव्स फॉरवर्ड, फुटबॉल कहां जाता है, आगे की तरफ जाता है, एंड द फुट ऑफ द प्लेयर, जो प्लेयर का फुट से पैर है वह कहा मूव्स बैकवर्ड, वह पीछे की तरफ आ जाता है। तो ये किसका एग्जांपल है, थर्ड लॉ मोशन का। मीन्स एक्शन, हम एक्शन किस पे करते हैं, एक्शन कर रहे हैं फुटबॉल पे, और रिएक्शन किस पे हो रहा है, फुट पे। रिएक्शन किस पे हो रहा है, फुट पे। नेक्स्ट एग्जांपल, अ बॉल रिबाउंड आफ्टर स्ट्राइकिंग अगेन अ फ्लोर। अगर हम किसी बॉल को ऊपर से नीचे गिरा देते हैं तो जैसे ही बॉल नीचे गिरता है कहां, फ्लोर पे, तो जितना फोर्स बॉल फ्लोर पे लगाता है, फ्लोर ही उतना फोर्स फ्लोर्स किस पे लगाएगा, बॉल्स पे। तो एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल। ठीक, तो ये कहा जा रहा है, ये हो गया। अब ये कह रहा है कि बॉल आफ्टर द स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द फ्लोर, जो बॉल फ्लोर पे जितना स्ट्राइकिंग करता है, जितना फोर्स लगाता है, फ्लोर भी उसको उतना फोर्स लगाता है। नेक्स्ट है वॉकिंग अ पर्सन। आप देखते हैं कि जब आप चलते हैं, कहा आप दौड़ते हैं या चलते हैं, तो दौड़ने या चलने में क्या करते हैं, पैर से कि पंजा से नीचे प्रेशर देते हैं। अगर प्रेशर देते हैं तभी आगे बढ़ते हैं, प्रेशर नहीं देंगे तो आप क्या होगा, आगे नहीं बढ़ सकते। तो प्रेशर, जितना प्रेशर देंगे उतना ही आप तेज आगे बढ़ सकते हैं। ये भी क्या है, थर्ड लॉ मोशन। मोशन ऑफ अ रॉकेट एंड
जेट एरोप्लेन्स, मोशन ऑफ अ रॉकेट। आप देखते हैं कि रॉकेट को इन्वायरमेंटल में मींस स्पेस के लिए छोड़ा जाता है तो रॉकेट के नीचे से फ्यूम निकलता है। क्या निकलता है? फ्यूम निकलता है। जो फ्यूम निकलता है वो कहाँ आता है? नीचे की तरफ, और रॉकेट कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ। सेम ऐसे ही जेट एरोप्लेन्स भी होती है, इसका भी यही काम है कि जितना तेज ये फ्यूम्स को पीछे की तरफ छोड़ती है उतनी ही तेज ये आगे के तरफ बढ़ती है, एंड सो ऑन। तो ये हमारे सारे एग्जांपल किसके हैं? थर्ड लॉ मोशन के। आप एक एग्जांपल आप लोग भी करते हैं कि एक बैलून ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक बैलून ले लेते हैं और बैलून में हवा भर करके उसका मुख नीचे करके उसको छोड़ देते हैं। बैलून क्या करता है? ऊपर जाता है और इसमें हवा कहाँ निकलती है? नीचे की तरफ। और ये आवाज करते हुए हवा कहाँ निकलती है? नीचे की तरफ। ये भी किसका एग्जाम्पल है? थर्ड लॉ मोशन का। तो ऐसे आप थर्ड लॉ मोशन के बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख पाएंगे, कर सकते हैं, एंड सो ऑन। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग किए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग किया क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की अगर हम बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्या? कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मीन्स मोमेंटम आपका कंजर्व होता है। कंजर्व मतलब कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। हम इसको प्रूफ करेंगे कि मोमेंटम कैसे कांस्टेंट हो सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, बिफोर और आफ्टर कोलिजन पे मोमेंटम क्या कांस्टेंट हो सकता है? हम इसको लोग क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। अब कैसे प्रूफ करते हैं? देखिए, मोमेंटम का डिफिनीशन क्या है। मोमेंटम तो आप पढ़ चुके हो। आपने मोमेंटम जो पढ़े हो तो मोमेंटम को P से पढ़े हो। P इक्वल टू एम वी, द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। ये आप ओनली मोमेंटम पढ़े हो। क्या पढ़े हो? मोमेंटम P इक्वल टू एम इंटू वी, एम एज ए मास, वी एज ए वेलोसिटी, जो आप बिफोर लेक्चर में आप पहले के लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं आपके प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ बात करते हैं आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम। तो according to the law of conservation of momentum, the total momentum of a system or an object remains constant if no net external unbalanced force on the system. कह रहा है conservation of momentum, according to the law of conservation of momentum, the total momentum of a system or an object remains constant if no net external unbalanced force on the system। हम एक चीज यहाँ पे आप लोग को क्लियर करना चाहते हैं कि मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा। जैसे आपके पास दो बॉडी है, दो ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? बी है। इधर देखो, एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? बी है। ए ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u1 है। दूसरे ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u2 है। ऑब्जेक्ट ए का मास कितना है? m1 है। ऑब्जेक्ट बी का मास कितना है? m2 है। तो बेटा हमारा दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए एंड बी। ए का मासेस कितना है? मास कितना है? m1। बी का मास कितना है? m2। ए का इनिशियल वेलोसिटी है u1 और बी का इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u2। अब
कहने का मतलब कि इन दोनों को मान लेते हैं कि एक दूसरे से 5 मीटर की डिस्टेंस पे हैं। कितने पे हैं? 5 मीटर की डिस्टेंस पे हैं। जब एक दूसरे से 5 मीटर की डिस्टेंस पे हैं तो क्या हम ये ले लें फर्स्ट कंडीशन कि U1 इज लेस देन U2, मीन्स इस A की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? इस डायरेक्शन में। B आगे है और A क्या है? पीछे है। तो U1 इज लेस देन U2। U1 मीन्स इसकी वेलोसिटी B वाले से क्या है? कम है। तो क्या ये दोनों कोलिजन करेंगे, टक्कर करेंगे? नहीं करेंगे बेटा। क्या करेंगे? टक्कर नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनके बीच की डिस्टेंस 5 मीटर है। तो A की वेलोसिटी स्पीड कम है, B की ज्यादा है, तो B ऑलरेडी आगे बढ़ता चला जाएगा, A ऑलरेडी क्या होगा? पीछे होगा। इसमें कोलिजन नहीं होगा। हमको पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मींस दोनों का टक्कर का ही देखना है। किसका देखना है? टक्कर का। सेकंड कंडीशन के लिए हम ले लेते हैं कि U1 इक्वल टू U2। अगर दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट है, दोनों की वेलोसिटी U1 इक्वल टू U2 है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 5 मीटर है, तो क्या एक दूसरे में टक्कर होगी? फिर भी नहीं होगी, फिर भी टक्कर नहीं होगी। तीसरी कंडीशन क्या होगी? U1 इज ग्रेटर देन U2। अब U1 इज ग्रेटर देन U2 होगी तो ये क्या करेगा? इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 5 मीटर है। तो ये क्या करेगा? इसकी स्पीड ज्यादा है और B की स्पीड क्या है? कम है। जब A की स्पीड ज्यादा है, B की स्पीड ज्यादा कम है, तो A कुछ डिस्टेंस बाद B पे टक्कर मारेगा, B पे टक्कर मारेगा। तो आपको यहाँ पे यही कंडीशन को पढ़ना है। किसमें? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। अब यहाँ पे आपको दिखाया गया है, हम पहले ही बना लिए हैं जिससे आपका समय बचे। A का मास कितना है? M1 है। B का मास कितना है? M2। A की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? U1। B की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? U2। अब कुछ समय बाद हमें देखते हैं कि यहाँ पे U1 इज ग्रेटर देन क्या होगा? U2। U1 इज ग्रेटर देन U2 होगा, मीन्स थर्ड, जो यहाँ पे थर्ड कंडीशन है वो यहाँ पे फॉलो होगा। जो क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड में तो टक्कर नहीं होगी, तो इसलिए हम थर्ड कंडीशन को फॉलो करेंगे। U1 इज ग्रेटर देन U2। तो ये क्या करेगा? इसमें टक्कर मारेगा। तो क्या? ड्यूरिंग द कोलिजन, जब एक दूसरे में टक्कर होगी। जब टक्कर होगी तो टक्कर होने के बाद क्या कंडीशन हो सकती है? इस पे देखेंगे कि जो एक्शन रिएक्शन पेयर, जो अभी आप न्यूटन थर्ड लॉ पढ़े हैं, उसमें क्या था? एक्शन रिएक्शन पेयर। अब उसमें जो फोर्स था मींस F, जब किसी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स अप्लाई करते थे, जैसे आप फ्लोर पे स्ट्राइक कर रहे हैं, कूद रहे हैं, जंप कर रहे हैं, तो जितना आप फ्लोर पे फोर्स लगाएंगे उतना ही फ्लोर भी आप पे फोर्स लगाएगा। मींस अगर इसको F1 माने, F2 माने, तो F1 इक्वल टू कितना होगा? माइनस F2। F1 इक्वल टू कितना होगा? माइनस F2। दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में सेम होंगे, डायरेक्शन अपोजिट होगा। डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। ये क्या था? न्यूटन थर्ड लॉ। यही न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे फॉलो हो रहा है। जितना A पे टक्कर मारेगा उतना ही टक्कर B पे भी लगे मारेगा, और A का फोर्स को अगर हम निगेटिव मानेंगे तो B का फोर्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। या A के फोर्स को अगर पॉजिटिव मानेंगे तो B का फोर्स क्या होगा? निगेटिव होगा। इसके अकॉर्डिंग यह ड्यूरिंग द कोलिजन होगा। अब इसके बाद की कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा? आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन की बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट A का मास m है, चेंज होकर के इसकी वेलोसिटी, A की वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v1, और B की वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v2। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको मान लेते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं कि इसका क्या होगा। तो हम इसके लिए मोमेंटम निकालें और इसके लिए मोमेंटम निकालें, दोनों मोमेंटम को न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या करने, हम कंपेयरिंग कर लें। कंपेयरिंग करके फाइंड कर सकते हैं कि बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम क्या होगा, तो आपका लॉ फॉलो हो सकता है। हाँ बेटा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ए, इनिशियल
इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी बी इक्वल टू कितना होगा m2u2 फाइनल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ए इक्वल टू कितना होगा m1 v1 और फाइनल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी बी इक्वल टू क्या होगा m2 v2। यही होगा प्यारे बच्चों। अब देखिए इस पार्टिकल ए का इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, क्योंकि आप पढ़े हैं P इक्वल टू कितना mv, P इक्वल टू कितना mv। तो इसका मास कितना है m है, वेलोसिटी क्या है u1 है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया m1 u1 किसका बॉडी ए का, और बॉडी बी का इनिशियल मोमेंटम कितना होगा m2 u2, क्योंकि इसका मास कितना है m2 और वेलोसिटी क्या है u2। और फाइनल इसकी बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग की नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि ड्यूरिंग के समय क्या हो सकता है वो इंपैक्ट कंडीशन होती है, तो हम आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन को कंपेयरिंग करते हैं। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, इसका मास कितना है m1, वेलोसिटी कितनी है v1, तो m1 v1 और फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी m2 v2। अब इसके अकॉर्डिंग हम ये देख लें कि टोटल मोमेंटम ऑफ बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम ऑफ बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा बेटा, टोटल मोमेंटम ऑफ बिफोर कोलिजन मीन्स दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना होगा m1 u1 प्लस m2 u2, यही होगा। टोटल मोमेंटम ऑफ अ कौन आफ्टर कोलिजन कितना हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो बेटा यहाँ पे हमको दो कंडीशन मिल गया, टोटल मोमेंटम ऑफ अ कोलिजन और टोटल मोमेंटम ऑफ बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम ऑफ द आफ्टर कोलिजन, ये दोनों कंडीशन आपका हो गया। हाँ प्यारे बच्चों, आपका क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ए m1 v1 और इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी बी m2 u2, फाइनल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ए m1 v1, फाइनल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी बी m2 v2, टोटल मोमेंटम ऑफ बिफोर कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2, टोटल मोमेंटम ऑफ आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि नाउ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ए इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ए बाय टाइम टेकन। क्या कर रहा है यहाँ पे, नाउ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ए इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ए बाय टाइम टेकन। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए मींस फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम टेकन। तो फाइनल मोमेंटम कितना है, यहाँ पे फाइनल मोमेंटम लिखे हैं बेटा हम कितना, ए का क्या लिखे m1 v1, बी का क्या लिखे m2 v2। तो हम ए की बात कर रहे हैं, तो फाइनल मोमेंटम क्या है m1 v1 माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या है m1 u1, तो m1 v1 माइनस m1 u1 बाई dt according to Newton's second law of motion, force acting on a body A equal to rate of change of momentum of a body A। तो F इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा m1 v1 माइनस m1 v1 माइनस m1 u1 बाई dt, m1 u1 बाई dt। तो इसके अकॉर्डिंग हम
ऑब्जेक्ट ए पे कितना फोर्स अप्लाई होगा, किस पे, ड्यूरिंग कोलिजन के बाद जब आफ्टर कोलिजन की कंडीशन करेंगे तो दोनों में जो आप देख रहे हैं बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों में जो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी होगा, बॉडी ए पे जो फोर्स हमको मिल जाएगा कितना मिलेगा, F इक्वल टू m1v1 माइनस m1u1 बाई dt। अब बॉडी हम किसकी बात कर लेते हैं, सिमिलरली इसी टाइप से हम बात कर लेते हैं बी कोलिजन की। तो अब बी के लिए अगर हम देखते हैं बेटा, इस इक्वेशन को आप रख लीजिए कि ए बॉडी पे जो आपका फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए, मतलब फोर्स एफ ए जो आपको मिल गया वो कितना मिल गया आपको, m1v1 माइनस m1u1 बाई dt। इक्वेशन 1 बनाकर इसको रख लीजिए, ठीक है, इक्वेशन 1 बनाकर इसको रख लीजिए। अब नेक्स्ट कंडीशन में हम किसका देखते हैं, बी का, क्योंकि ए से बी की टक्कर हो रही है। तो अब इसको चेंज कर लीजिए, चेंज करके अब क्या करेंगे, अब अगेन चेंज करेंगे। नाउ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी बी, अब बी के लिए लीजिए तो बॉडी बी, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी बी, अब यहाँ बॉडी बी कर लीजिए बाई टाइम टेकन फाइनल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी बी माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी बी। तो हमारा कितना होगा यहाँ पे m2v2 माइनस m2u2, ठीक बेटा, बाई टाइम dt अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी B इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी B, कितना हो जाएगा, वो क्या था, हम इसको और एफ ए माने थे, तो ये कितना होगा, एफ बी हो जाएगा। क्या होगा, अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा m2v2 माइनस m2u2, ठीक बेटा। देखिए अभी हम लोग ने जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाले थे, किसका निकाले थे, बॉडी ए का, और फिर किसका निकालेंगे, बॉडी बी का। ऑब्जेक्ट ए का निकाले थे, अब ऑब्जेक्ट बी का। तो ऑब्जेक्ट ए के अकॉर्डिंग जो आप फोर्स निकाले थे वो मिल गया था हमको एफ इक्वल टू m1v1 माइनस m1v1 माइनस m1u1 बाई dt। अब जब बी बॉडी का निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एफ बी इक्वल टू m2v2 माइनस m2u2 अपॉन dt, ये मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड कर लेते हैं कि जो आपका इक्वेशन हमको किसका किसका मिल गया, दो पार्टिकल्स का मिल गया, एक पार्टिकल्स ए और एक पार्टिकल्स बी। आप यहाँ पे देखते हैं कि ड्यूरिंग कोलिजन के समय फोर्स का डायरेक्शन क्या है, हम मान लेते हैं कि यह फोर्स किसका है, एफ ए का है, और ये फोर्स किसका है, एफ बी का है। तो अब इसके अकॉर्डिंग या ए, अगर ए इस पे फोर्स लगा रहा है, बी इस पे लगा रहा है, तो आप इसको भी चेंज करके कर सकते हैं, इसको एफ बी कर सकते हैं और इसको एफ ए कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग होना तो यही चीज है कि जो इस पे जाएगा, एक टक्कर जब इसको मारेगा तो ए वाला फोर्स का डायरेक्शन ए होगा, और ए किसको टक्कर मारेगा, इसको मारेगा, फोर्स का डायरेक्शन ए बी होगा। अब यहाँ पे हम फॉलो कर लेते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या फॉलो कर लेते हैं बेटा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसको पोज करके आप लिख डालिएगा। अब हम बात करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़े हैं, एफ ए इक्वल टू माइनस एफ बी, एफ ए इक्वल टू माइनस एफ बी। हम इसके अकॉर्डिंग इसको फॉलो कर लेंगे, एफ ए इक्वल टू माइनस एफ बी। तो एफ ए की वैल्यू आपकी क्या है, यह इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन क्या होगा, सेकंड होगा। तो एफ ए की वैल्यू है m1u1 माइनस m1v1 बाई dt। इसकी वैल्यू है माइनस, यहां हो जाएगा m2v2 माइनस m2u2 बाई dt। dt से dt क्या होगा बेटा,
कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा m1u1 माइनस m1v1 इक्वल टू माइनस m2v2 माइनस प्लस m2u2। अब देखिए ये माइनस है तो आप क्या करिए, a प्लस है तो आप दोनों इसको v को एक तरफ कर दीजिए, u को एक तरफ कर दीजिए, तो आप क्या पा जाएंगे, तो प्यारे बच्चों हमारा क्या है, m1v1 माइनस m1u1 m1v1 माइनस m1u1 अपॉन dt, तो m1v1 माइनस m1u1 अपॉन dt m2v2 माइनस m2u2 अपॉन dt, dt क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो m1v1 माइनस m1u1, तो इस v1 को इधर ले लीजिए, u1 को उधर दे दीजिए, या आप u2 को इधर ले लीजिए, जो आपको करना हो कर सकते हैं। तो हम अभी साइन के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लेते हैं, तो m1v1 इसको इधर लाएंगे तो प्लस m2v2 इक्वल टू इसको उधर भेज दीजिए, तो m1u1 प्लस m2u2, और इसको अरेंज कर लीजिए तो m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। यही हमारा क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मीन्स बिफोर मोमेंटम में हम क्या देखते हैं कि m1u1 प्लस m2u2, आफ्टर मोमेंटम में क्या देखते हैं कि m1v1 प्लस m2v2, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, आपस में इक्विवेलेंट होंगे। तो इससे प्रूफ होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं, क्योंकि ये क्या हमारा है बिफोर मोमेंटम, ये क्या है आफ्टर मोमेंटम। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ देख लेते हैं कि जो मोमेंटम है मेरा, यह बिफोर मोमेंटम और आफ्टर मोमेंटम दोनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे लिखा है द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इफ नो नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द सिस्टम। ये क्या होता है, हमारे यहाँ क्या कह रहा है, रिमेन्स कांस्टेंट। ये क्या होता है, हमारा मोमेंटम जो होता है हमारा रिमेन्स कांस्टेंट है, मीन्स ये कौन सा मोमेंटम है, बिफोर मोमेंटम, ये कौन सा है, आफ्टर मोमेंटम, मीन्स टक्कर से पहले का और टक्कर से बाद का है, दोनों मोमेंटम आपस में इक्वल होते हैं। इससे प्रूफ होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। केवल मोमेंटम चेंज होता है, मीन्स बिफोर और आफ्टर के कंडीशन में वो चेंज हो सकता है, लेकिन बट हम देखते हैं कि ये टोटल मोमेंटम हमारा क्या है, कंजर्व है। केवल वन पार्ट टू अदर पार्ट में चेंज हो सकता है, इसलिए कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम इज रिमेन्स कांस्टेंट। ओके।